चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज डेटा है ए बी सी डी। ठीक है, मैंने कुछ भी जो है कल ए बी सी डी मेरे चार कोई भी पैरामीटर्स है मैंने कलेक्ट किया उनको 13 24 35 60 ओके 17 28 34 25 फिर 14 13 25 26 okay then 56 59 65 63। ये रैंडमली मैंने डाटा एंटर किया है, मैं इसको कैपिटल में ले लेती हूँ ताकि आपको आपको एक्सेल शीट विजिबल है। यस मैम। है ना, ये मैंने डाटा लिया है। अब अगर मैं सपोज इसमें जो है कोरिलेशन की बात कर रही हूँ, आई वांट टू नो द कोरिलेशन बिटवीन दीज, है ना। तो जब हम इस तरह से कोरिलेशन अगर आपने किसी पेपर में देखा हो रिसर्च पेपर में तो ए बी सी डी ओके और यहाँ पर ए बी सी एंड डी। ठीक है, मतलब इस ए के साथ कोरिलेशन, इस ए का बी के साथ कोरिलेशन, इस ए का सी के साथ कोरिलेशन, इस ए का डी के साथ कोरिलेशन। ठीक है, सिमिलरली इस बी का इस ए के साथ में इस सेल में दिखेगा, है ना, इस बी का बी के साथ में इस सेल में, सी का सी के साथ में इस सेल में, डी का डी के साथ में इस सेल में। ओके, तो इस तरह से जो है अगर आपने देखा होगा तो जनरली ए का ए के साथ कोरिलेशन निकालूंगी तो इट विल बी 1 क्योंकि सेम सीरीज होगी जो हम लेते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ, इक्वल्स टू कोरिलेशन वाला जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, इसमें मेरा अरे 1 ये है और अरे 2 भी यही है क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, ए का ए के साथ कोरिलेशन निकाल रही हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। कोरिलेशन कितना आया 1 +1 मतलब परफेक्ट कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि वैल्यूज दोनों बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, इसी तरह बी का बी के साथ जब हम कोरिलेशन निकालेंगे, ओके इसमें अरे 1 भी मेरा बी है ना, कॉमा देन अरे 2 भी बी है। एंटर किया, क्या आया, क्या आया, बट दिख रहा 1। है आपको, विजिबल है ना। कोरिलेशन कितना आया आपका 1। ठीक है, इसी तरह हम सी का सी के साथ निकालेंगे। तो हमारा अरे 1 भी सी है एंड अरे 2 भी सी है। एंटर। ओके, फिर इसी तरह डी का डी के साथ निकालेंगे। अरे 1 इज ऑल्सो डी एंड अरे 2 इज ऑल्सो डी। ओके, एंटर। तो आप देखो ये 1 1 1 है। अब मैं ए का बी के साथ निकालना चाह रही हूँ कोरिलेशन, तो इक्वल्स टू करके कोरिलेशन। ठीक है, इसमें ए मेरा अरे 1 हो गया और ए का हम किसके साथ निकाल रहे हैं, बी के साथ में, तो अरे 2 मेरा क्या हो गया, बी की जितनी वैल्यूज है ना। एंटर किया तो ये कोरिलेशन आया 0.93। ठीक है, दिस मीन्स ये कोरिलेशन किसके बीच में बता रहा है आपका, 0.93 ए और बी के बीच में। ठीक है, इसी तरह ए और सी के बीच में हमको निकालना है, तो यहाँ पे हमें इक्वल्स टू फिर कोरिलेशन, है ना। अरे 1 हमारा ए हो गया, अरे 2 क्या है हमारा सी। ठीक है, देन एंटर। तो यहाँ पे 0.33 कोरिलेशन। ओके, इसी तरह ए और डी का निकालेंगे, है ना। यहाँ पे अरे 1 हमारा ए है एंड अरे 2 इज अवर डी। एंटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो 1 1 1 1 आ जाता है, ठीक है, मतलब जब आप बहुत सारी और वैल्यूज होंगी तो आपको ऐसे 1 1 1 1 करके जो सेम उसके बीच में कोरिलेशन 1 ही होगा। ठीक है, जो भी आप सेम पैरामीटर ले रहे हो तो उनके बीच का कोरिलेशन क्या होगा आपका 1 ही होगा,
है ना। और अगर मैं इस साइड पर भी करूंगी तो ए और बी के बीच में कोरिलेशन निकालूंगी तो 0.93 ही आएगा। तो हम जनरली जो है एक ही साइड पर वैल्यूज को कैलकुलेट कर ले, इस साइड के ब्लॉक्स में हम वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते। आप जब भी कोई मल्टीपल कोरिलेशन वाला टेबल देखोगे तो इस तरह से ही होता है कि 1 के जो है या तो अबाव या तो बिलो जो है वैल्यूज लिखी होगी। ठीक है, ओके जनरली। अब यहाँ पे मैं ये आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मुझे इस तरह का कैलकुलेशन करना हो, बहुत सारे पैरामीटर्स, जैसे अभी तो मैंने ए बी सी डी चार लिए हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, मैंने एक ही कुछ लिया है, प्लांट है, मैंने उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, ए बी, टोटल क्लोरोफिल, ठीक है, उसमें जो भी स्ट्रेस पैरामीटर्स है जो भी है, ठीक है, उसी उसका कोई इनिबिटरी इफेक्ट है, ये सब मैंने स्टडी किया। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके प्रोटीन कंटेंट जो मैंने निकाला, तो उसका जो इनिबिटरी इफेक्ट मैं देख रही हूँ, क्या उसके बीच में कोई कोरिलेशन है कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है तो इनिबिटरी इफेक्ट बढ़ रहा है। ऐसे ही मैं देखना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट इनिबिटरी के बीच में कोई कोरिलेशन है। तो जब हम इसको मैन्युअली करना जाएंगे तो कितना ज्यादा टीडियस होगा, होगा, यस और नो। अगर मैं एक एक करके मैन्युअली, मतलब एक्सेल शीट में भी अगर मेरे को सिंगल सिंगल सेट सिलेक्ट करके सिंगल सिंगल इस तरह से डेटा सिलेक्ट करना पड़े, तो कितना ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, है ना। तो इस कॉम्प्लिकेशन बस। को सिंपल करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आपकी सिस्टम में भी जब आप फाइल ऑप्शन पे जाए, फाइल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये होम, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये आपके सिस्टम में भी सेम ऐसे ही खुलता है, यहाँ की फाइल्स थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है। ठीक है, इसके लास्ट में आपके पास एक है ऑप्शंस करके, दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है ऑप्शंस करके एक, यस मैम। है ना। इस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, अगर कोई मेरे साथ कर रहा है साथ साथ में तो आप करते जाइए। ठीक है, ऑप्शंस पे हमको क्लिक करना है। जब हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, ये किसी भी तरह के एम एस ऑफिस, किसी भी विंडोज में आप खोलोगे ये डायलॉग बॉक्स ऐसा ही दिखेगा। ओके, यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है एड इन्स। क्या ऑप्शन है? एड इन्स। ओके, हमें इस एड इन्स पे क्लिक करना है। जब हम एड इन्स पे क्लिक करेंगे, ओके, वी विल गेट दी इनएक्टिव एप्लीकेशन एड इन्स, मतलब जो हमने एक्टिवेट नहीं की है वो एप्लीकेशन हमें यहाँ दिखाएगा। इसमें सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन है इट इज एनालिसिस टूल पैक, दिख रहा है आपको, एनालिसिस टूल पैक, है ना। हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एनालिसिस टूल पैक को सिलेक्ट करना है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन दी गो ऑप्शन। यहाँ पे जो मैनेज के आसपास में आपको गो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस गो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? पहले ऑप्शंस, फाइल में जाना था, फाइल में सबसे लास्ट जो दिया है ऑप्शंस करके, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको एडिन्स पे क्लिक करना है। एडिन्स में क्लिक करने के बाद जो इनएक्टिव आपके टूल पैक दिखा रहा है उसके अंदर सबसे पहला दिख रहा होगा एनालिसिस टूल पैक। ओके, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आप जाओगे मैनेज ऑप्शन के पास एक गो बटन दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ टैब, है ना, इस टाइप का टैब दिखेगा। इसमें आपको एनालिसिस टूल पैक जो है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना, एनालिसिस टूल पैक को सिलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये मेरे डेटा पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ डेटा ऑप्शन था ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा। अभी इस डेटा ऑप्शन के एंड में क्या दिख रहा है आपको? ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, यही दिख रहा है। यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं, है ना। जब मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में हम एडिन पे हमने सिलेक्ट किया, एनालिसिस टूल पैक सिलेक्ट किया, गो पे गए, इस एनालिसिस टूल पैक का जो बॉक्स है उसको चेक किया, ठीक है, क्लिक किया उस पर और ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया आपको एक दिखने लगा डेटा एनालिसिस, दिखा है, डेटा एनालिसिस टूल दिख रहा यस मैम। है ना। ये सब आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, सभी विंडोज में आप इस तरह का ये एड इन ऐड कर सकते हो, विच इज अ डेटा एनालिसिस टूल। ठीक है, अब इस डेटा एनालिसिस टूल का यूज करके हम इनके बीच का जो को रिलेशन है
जो मल्टीपल कोरिलेशन है, जो मैं सिंगल सिंगल करके क्लिक करके कर रही थी, वो एक ही बार में पूरी टेबल आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसके साथ। हमको यहाँ डेटा एनालिसिस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने डेटा एनालिसिस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है कोरिलेशन। ओके, इस कोरिलेशन पे हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं अभी, तो इस पे क्लिक करके ओके। ठीक है, ओके पे जब मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें ये पूछ रहा है इनपुट रेंज। है ना, इनपुट रेंज का मतलब वो रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है जिसका मैं कोरिलेशन निकालना चाहती हूँ। है ना, तो यहाँ जो एरो है इसके पास में, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो हमारे 4 कॉलम्स थे जिनका हम कोरिलेशन निकालना चाह रहे थे, मैंने इन चारों को क्लिक किया। ओके, फिर इसी ऑप्शन को वापस क्लिक किया एरो वाले, तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया मेरी फाइल्स यहाँ पे। उसके बाद अब ए बी सी डी जो है वो मेरे लेबल्स है। फर्स्ट रो में लेबल्स है, ए बी सी डी की जगह पे नंबर ऑफ मार्क्स, आवर स्टडीड, परसेंटेज इन 12th या परसेंटेज इन 10th ये ले लिया है। तो वो मेरे लेबल्स है जो बता रहे हैं कि कौन सा डेटा मैंने एंटर किया है। ओके, अगर ये एबीसीडी नहीं लिखा होता तो ये 4 सिंपल विदाउट लेबल होते। क्योंकि मैंने एबीसीडी के साथ सिलेक्ट किया है, इसलिए जो लेबल्स इन फर्स्ट रो है इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा फर्स्ट रो क्या दिखा रहा है, लेबल, जो इसको मैंने जब यहाँ पे इनपुट रेंज डाला है तो उसमें सिलेक्ट किया है। और ये करना जरूरी है, नहीं तो ये एबीसीडी जो यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है ये इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो भी हो, एज ऑफ पर्सन, ठीक है, उसका वेट निकाल रहे हो, उसकी हाइट निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपका एज, वेट, हाइट, ठीक है, और जो है जो भी आप डेटा ले रहे हो उसकी जो हेडिंग्स है वो आपकी आ जाएगी। है ना, इसके बाद ये वही पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट चाहिए कि न्यू वर्कबुक चाहिए कि आउटपुट रेंज यहीं पे कहीं देनी है। तो हम यहीं पे आउटपुट रेंज ले लेते हैं, न्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आउटपुट रेंज पे क्लिक किया। इसके बाद कहाँ मुझे उस टेबल को चाहिए, उसके लिए वापस मैंने एरो पे क्लिक किया, देन आई हैव सिलेक्टेड एरिया। है ना, फिर से एरो पे क्लिक किया। ओके, अब मैं सिर्फ एक ओके क्लिक करूंगी, और मुझे ये जो टेबल अधूरी है जिसमें मुझे सिंगल सिंगल सेल पर जाके कोरिलेशन निकालना पड़ा था, वो कोरिलेशन आप, वो टेबल आपको सिंगल क्लिक पे दिखेगी। मैंने ओके किया, ये देखिए आ गई वैसी टेबल, दिख रही है ना वैसी टेबल। अगर यस मैम। बॉर्डर कर दे हम इसको तो आपको और अच्छे से विजिबल होगी। ये देखिए, यहाँ 1111 इनके बीच में दिख रहा है सेम। मैंने यहाँ 0.934953 निकाला था, ये देखिए। है ना, यहाँ 0.336485 था, यहाँ भी वही है। 0.681238 था ये वहाँ पे। है ना, तो इस टूल की मदद से मैं जितने भी जो पैरामीटर्स है उनके बीच में एक ही बार में जब कोरिलेशन निकालना चाहती हूँ, तो मैं इजिली इन कोरिलेशंस को कैलकुलेट कर सकती हूँ। है ये टूल काम का? यस और नो? यस। यस मैम। है ना, ठीक है। अब इसमें मैम और जो इसी, बॉक्स छूटे हुए हैं उनका क्या? कौन से ये वाले, ये यस जो मैम। बी सी, बेटा देखो यहाँ पे ये बॉक्स पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो इट इज शोइंग द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। है ना, कि ए और बी के बीच में कोरिलेशन कितना है। अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ तो इट इज ऑल्सो शोइंग द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ भी होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इस वाले इसमें सिलेक्ट करके बताती हूँ। कोरिलेशन, है ना, अरे वन जो है ए ले ले हम, ओके, और अरे टू जो है हमारा बी ले ले। एंटर किया, वही वैल्यू आई 0.934953, यस सेम मैम। वैल्यू है ना। ठीक है, तो वही रिपीटेशन, क्योंकि जब अगर पूरी टेबल में वही रिपीटेशन होगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जब टेबल को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, जो 1111 जहाँ आ रहा है उसके आइदर साइड पर जो है, या तो आप अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो अबाउ करो, ठीक है, और जब आप इस एनालिसिस टूल का यूज कर रहे हो तो आपको जो भी वैल्यूज है वो बिलो दिखती जाएगी। मतलब अगर यहाँ कोई ई होता, यहाँ भी कोई ई होता, तो उस ई का कोरिलेशन आपको इधर नीचे वाली जो रो है इसमें दिखता।
क्लियर है? तो ये जो खाली बॉक्सेस है, खाली का मतलब ये नहीं कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, इनके बीच का कोरिलेशन ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इधर देखूँ तो सी है और इधर देखूँ तो बी है, ऑलरेडी ये वाले बॉक्स में देखो आप, बी और सी इनके बीच में कोरिलेशन दिखाया है। जब हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो हम बी पहले लिखे या सी पहले लिखे, इट डजेंट मैटर, हम उन दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि बी जो है वो सी पर डिपेंडेंट है, सी बोल ए बी पे डिपेंडेंट। जब आप अभी नेक्स्ट कल की क्लास में आप जब रिग्रेशन देखोगे तो रिग्रेशन में हमें एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को वेरिएबल मानना पड़ता है, कि एक जो है कांस्टेंट है तो दूसरा वरी कर रहा है ना। तो वहां पर हम इस तरह की चीज नहीं यूज कर सकते कि बी का सी के साथ निकालो या सी का बी के साथ निकालो इक्वल निकलेगा, जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पर जब हम कोरिलेशन करते हैं तो दो चीजों के बीच में क्या कोरिलेशन है, चाहे मैं ए का बी के साथ निकालूं या बी का ए के साथ निकालूं, सेम कोरिलेशन आएगा। ओके, तो कोई क्वेरी ओके अब मैम। समझ में आ गया सबको, है ना? तो इस तरह से जो है इस डेटा एनालिसिस टूल का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, अब इसी टूल का यूज करके हम और चीज निकालते हैं। चलो, मुझे ये जो डेटा है, ये है ना, ये वाला, ये है, ये है, ठीक है, ये है, इन सब का मुझे जो है मीन भी निकालना है, मीडियन निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, रेंज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सम निकालना है, काउंट निकालना है। ठीक है, तो मुझे सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो जब मैं सारे फॉर्मूले लगाऊंगी तो इट विल बी वेरी टीडियस, होगा ना? हर एक के साथ सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ना मुझे, यस और नो? यस मैम। है ना, जो हमने आपको बताया है वो। बट इस डेटा एनालिसिस टूल का यूज करके हम जो है वो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। इस डेटा एनालिसिस टूल में एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अभी तक का आपने जो पढ़ा है ना, इट इज इंक्लूडेड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अगर मैं इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करूँ, ओके करूँ, यहाँ पे भी ये पूछेगा इनपुट रेंज, है ना। इनपुट रेंज मैंने ए बी सी डी के साथ सिलेक्ट किया है। ओके, जब भी मैं ए बी सी डी जो उसके हेडिंग से हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ जो लेबल्स इन फर्स्ट रो, ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, इसको हमको क्लिक करना ज़रूरी है। अगर हमने इसको क्लिक नहीं किया तो क्या होगा, ये ए बी सी डी को बोलेगा नॉन न्यूमेरिक डिजिट आपने एंटर कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करनी है मुझे, कॉलम के रो, रो मतलब अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी डी लिखा होता तो ए ये था, बी ये था, सी ये था, डी ये था। ठीक है, तो तब मैं ग्रुप्ड बाय रो सिलेक्ट करती, पर यहाँ पे मैंने कॉलम में ही बना रखा है, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये सी का कॉलम, ये डी की कॉलम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड बाय कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम आउटपुट रेंज सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे देगा ये हमको, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कैलकुलेशन सपोज यहाँ चाह रही हूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, है ना। फिर इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं समरी स्टेटिस्टिक्स। समरी स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपका जो है मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज, सम, काउंट, सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, फिर इसके बाद हमको क्या क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक करना है आपको ऑन ओके। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, जैसे ही मैंने इस ओके पे क्लिक किया है, आप देख सकते हो सबका स्टेटिस्टिक्स आ गया मेरे पास। ये देखो, इस, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। एक मिनट बेटा, मैं समझा दूँ फिर एक बार रिपीट कर दूंगी, है ना। यहाँ देखिए ये मीन आ गया, ए वाला जो कॉलम था, ए का मीन है 22, ये जो है स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रहा है आपका, इसको थोड़ा सा, स्टैंडर्ड एरर दिखा रहा है आपका 4.91, मीडियन दिखा रहा है 20, मोड बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही हो। मोड क्या होता है, वही वैल्यू को बोलते हैं ना जो बार बार रिपीट हो रही हो, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, तो यहाँ तो सब सिंगल सिंगल है इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिख दिया उसने। स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, वेरिएंस बता दिया, कट ऑफ से स्कीवनेस कितना स्कीव्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वो भी बता दिया, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट। ठीक है, और वो भी एक का नहीं, चार का एक साथ। ठीक है, ये मेरा ए के लिए था, इसी तरह ये बी के लिए है, यहाँ पे ये सी के लिए है और ये यहाँ पे डी के लिए है। ठीक है, पर यहाँ पर
ये जो है सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की जब हम बात करते हैं, ये जो अनग्रुप्ड डेटा की है ना, ये जो एनालिसिस टूल है, जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो तब सिर्फ अनग्रुप्ड के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हो। जब आप क्लास इंटरवल या ग्रुप्ड के लिए इसको यूज करने जाओगे तो वहां पर आपका कैलकुलेशन ही नहीं होगा, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये जो इतने भी हमारे पैरामीटर्स है, दे आर कवर्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मिनिमम क्या है, 13 है इसमें। आप देख सकते हो मिनिमम 13 है, मैक्सिमम कितना है 35, रेंज कितना है, जैसा कि सर ने बताया मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होता है आपका रेंज, है ना। सम कितना है इन सभी वैल्यूज का 88, काउंट कितनी ऑब्जर्वेशन थी 4, है ना। तो ये सारी चीजें हमको क्या हुआ, एक ही क्लिक पे पता चल गई। अब मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे मैंने निकाला है। ओके, हमें क्या करना है, जो डेटा एनालिसिस टूल हमने एड इन किया है इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे मुझे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। कोरिलेशन निकालना था तो मैंने कोरिलेशन पे किया, कोवेरिएंस निकालना हो तो कोवेरिएंस पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अभी अनोवा और ये सारी चीज़ें भी हम जब आप पढ़ोगे तब मैं ये वाली चीज़ें और भी बताऊंगी, पर अभी जो आपने पढ़ रखा है उसमें आपके काम की ये तीन चीज़ें, कोरिलेशन, कोवेरिएंस और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ मैम हाँ मैम हमें डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा है। डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा है, अब इसको बड़ा कैसे करूँ बेटा, क्योंकि एक्सेल शीट तो मैं मैग्नीफाई कर सकती हूँ, पर ये डायलॉग बॉक्स आप अपने जब सिस्टम पे करोगे ना तो आपको नाम दिखेगा वहां पर। जब आप अपने सिस्टम में ये डेटा एनालिसिस टूल ले आओगे ना, है ना, तब आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी अब लिख लो कि उस डायलॉग बॉक्स में हमको सिलेक्ट क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस पर आप ओके करिए, है ना। जब आप इस पर ओके करोगे तो ये पूछेगा इनपुट रेंज, डेटा कौन सा लेना है हमको, इनपुट क्या होता है हमारा डेटा, आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, तो इनपुट रेंज में हमको ये जो एरो है ये दिख रहा है बेटा, अब डायलॉग बॉक्स थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नो मैम। कुछ भी नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा है, नो मैम। छोटा सा भी नहीं दिख रहा है। मैम शो ही नहीं हो रहा है। एक मिनट में फिर से अपनी एक्सेल शीट स्टॉप करके फिर से शेयर करती हूँ, है ना। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, आप लोगों को एक्सेल शीट विजिबल है।